ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था ये? न्यू न्यू हैम्पशायर। अच्छा, कोई एक व्यक्ति मुझे IMF के बारे में बहुत विस्तार से बता सकता है क्या? कोई भी? कोई भी? हाँ, मतलब उसके बारे में काफी मैक्सिमम। चलिए, आप बड़े दिल वाले हैं, बाकी लोगों को मौका दे रहे हैं, तो इस मौके का फायदा कौन उठाना चाहेगा? आप बोलना चाहोगे? बिल्कुल बेझिझक, जितने पॉइंट्स पता है वो बता दीजिए। ममता कल इसीलिए मुझे लग रहा है फिर आपको मिस हुआ। बेटे रागनी, आप कहाँ रहते हो? अच्छा, आप दोनों लोग रागनी हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। आप बताएं क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका रखा गया था। मैम ये 1944 में इसका प्रस्ताव रखा गया था और ये 27 दिसंबर 1945 में ये बना था और इसने अपना कार्य 1 मार्च 1947 से मतलब इसका कार्य शुरू हो गया था। कार्य बेटे 1945 में शुरू किया, लेकिन वास्तविक रूप से 1947 और इसके आगे कोई बता सकता है? हाँ बेटे, 190 सदस्य हैं। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके साथ एक और संस्था, इसके वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टीन जॉर्जिया। और पहले कौन थे? इसके पहले मैं गट, कौन से गट? ठीक। और बताइए, और इसके साथ एक और संगठन बना था, कौन सा संगठन था? IBRD, फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बैंक ऑफ हिंदी में ही बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। ठीक है, तो और क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और इन दोनों को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा या ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही सम्मेलन से इन दोनों का ही जन्म हुआ है, स्थापना हुआ है। IMF के जो सबसे लास्ट सदस्य, जो नवीन सदस्य बने हैं, अंडोरा है ना, अंडोरा देश बना है, 190वां सदस्य देश बना है। IMF की संरचना के बारे में कुछ बता सकते हैं? बताया मैम। IMF में मैम जितने सदस्य देश हैं उनसे मतलब एक गवर्नर वहाँ पे जाएंगे, नामित होंगे सदस्य, वो उस देश का वित्त मंत्री हो सकता है या फिर वहाँ का केंद्रीय बैंक का कोई गवर्नर इसमें से। और इसमें फिर 24 सदस्यीय एक टीम रहती है जो अन्य कार्य करती है इसमें, और जो मुख्य कार्य या उसमें जो बदलाव करेंगे उसमें अगर IMF में, तो वो जो गवर्नर मंडल के पूरे सदस्य हैं 190 उनके द्वारा पारित बदलाव हो सकते हैं। यानी मैंने कल बताया था, इसकी संरचना जो है टोटल जो 190 सदस्य हैं, इस 190 सदस्यों को 24 भागों में बांटा जाएगा, 24 समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह से उस समूह के कंट्री मिलकर के एक मेंबर को नामित करेंगे और इस तरह से 24 सदस्यों से बनेगा कार्यकारी समिति, जो IMF के दिन प्रतिदिन के काम को देखता है और अधिकांश शक्तियाँ इन्हीं 24 कार्यकारी समितियों के पास होता है। लेकिन अगर IMF के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन करना है, कोई बड़ा बदलाव करना है, तो उसे करेगा कौन? गवर्नर मंडल। और गवर्नर मंडल प्रत्येक देश से आए हुए एक गवर्नर से मिलकर बनता है, और वो एक गवर्नर उस देश का वित्त मंत्री हो सकता है या उस देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर हो सकता है। और ये गवर्नर मंडल ही निर्णय लेगा अगर कोई भी परिवर्तन करना है या किसी भी सदस्य देश को अगर मतलब सदस्यता लेनी है, कोई देश है और वो सदस्यता लेना चाहता है, तो भी फाइनली निर्णय गवर्नर मंडल का ही होता है कि ये सदस्य देश बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये कल आप लोगों ने पढ़ा। इसके नाम और क्या पढ़ा था? कार्य जिम्मेदारियाँ
कार्य और जिम्मेदारी कुछ बता सकते हैं? कार्य क्या है IMF का? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैम मौद्रिक नीति बनाता है, और दूसरी चीज़ में जो जितने सदस्य देश हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको संतुलन करना, बहुत अच्छे। और जो व्यापार घाटे का संतुलन है उसको मतलब कंट्रोल करना इसका है। और फिर विश्व में चौथा गरीबी को कम करना, कम करने का प्रयास करना। सही है। और मैम जितने सदस्य देश हैं वहाँ की जितनी मुद्रा है उसका स्थिर हाँ, करना। और उसके मूल्य का विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना भी इसका काम है। और कुछ? और मैम IMF SDR भी जारी करता है। हाँ, SDR जारी करता है, सोशल प्राइस SDR जारी करता है, विशेष आहरण अधिकार। इसी के द्वारा जारी किया गया कैसा मुद्रा है? एक आरक्षित मुद्रा है, जो सदस्य देशों के वोटिंग राइट को और सदस्य देशों के द्वारा जो हम वित्त जमा करता है उसको प्रतिनिधित्व करता है। तो SDR एक टोकरी है मुद्रा, राष्ट्रीय मतलब जो IMF है उसकी एक टोकरी है। उस टोकरी में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल है? 5 प्रमुख मुद्रा में US डॉलर है, जापानी येन, चाइना का युआन और ब्रिटिश पाउंड, यूरोप का यूरो। हाँ, बिल्कुल सही। ये 5 महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं जिनसे मिलकर बना है IMF की टोकरी। ये 5 महत्वपूर्ण मुद्राएं कई बार पूछी गई हैं कि कौन कौन सी मुद्राएं IMF की टोकरी में शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कल पढ़ी थी। अब इसके आगे आज बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, उसी में नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। विशेष आहरण अधिकार की टोकरी की समीक्षा। विशेष आहरण अधिकार की टोकरी की समीक्षा। विशेष आहरण अधिकार की टोकरी की समीक्षा। जो बच्चे कल नहीं थे वो पहले वाला नोट कर लेंगे, तब उनको समझ में आएगा। स्पेस छोड़ के करिएगा। विशेष आहरण अधिकार की टोकरी की समीक्षा कोष के कार्यकारिणी मंडल द्वारा। विशेष आहरण अधिकार के टोकरी की समीक्षा विशेष आहरण अधिकार की टोकरी की समीक्षा कोष के कार्यकारी मंडल द्वारा। कोष के कार्यकारी मंडल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कार्यकारी मंडल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। ऐसी आखिरी समीक्षा वर्ष 2015 में संपन्न की जा चुकी है। ऐसी आखिरी समीक्षा वर्ष 2015 में संपन्न की जा चुकी है। वर्ष 2015 में संपन्न की जा चुकी है। 2015 में संपन्न की जा चुकी है, जिसमें चीन की मुद्रा रेनमिनबी को विशेष आहरण अधिकार की टोकरी में, जिसमें चीन की मुद्रा रेनमिनबी को टोकरी में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। टोकरी में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। ये क्वेश्चन आया है कि रेनमिनबी को कब शामिल किया गया है IMF की टोकरी में? 2015 को। ये भी आया कि रेनमिनबी कौन से देश की मुद्रा है? चाइना की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये छोटे एग्जाम में पूछे गए हैं। हेडिंग कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली ऋण। IMF के द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली ऋण। IMF द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली IMF द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली ऋण। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। IMF द्वारा सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की IMF द्वारा सदस्य देशों को
भुगतान संतुलन की, महत्वपूर्ण फैक्ट है, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। समस्या से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कोष द्वारा सदस्य को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, कोष द्वारा सदस्यों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, कोष द्वारा सदस्यों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दो प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। दो प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। एक है गैर रियायती और दूसरा है रियायती। एक है गैर रियायती और दूसरा है रियायती। दो प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, एक गैर रियायती और दूसरा है रियायती। अच्छा, ये समझा दें आप लोगों को या नोट करवा दें? मैम समझा दीजिए, नाम से पता करें। देखिए, गैर रियायती ऋण का मतलब होता है कि जो विकसित कंट्रीज हैं और जो विकासशील कंट्रीज हैं, उनको जब IMF ऋण प्रदान करता है तो उस पर वो ब्याज लेता है, और इसी को कहा जाता है गैर रियायती, यानी कि कोई रियायत नहीं दिया जाएगा। जो कंट्रीज आर्थिक रूप से संपन्न है, चाहे वो विकसित हो या विकासशील है, अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो उन्हें कोई रियायत नहीं मिलेगा। उन्हें जो भी ऋण देगा IMF, उस पर क्या करेगा, उनसे ब्याज लेगा। इसे कहते हैं गैर रियायती। लेकिन वो अल्प विकसित या बहुत पिछड़े हुए विकासशील देश जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, जिनको वास्तविक रूप से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे देशों को जब ऋण देता है IMF तो उस पर वो ब्याज नहीं लेता, केवल वो मूलधन ही लेता है। इसको कहते हैं रियायती, यानी ऐसे देशों को रियायत दिया जाता है IMF के द्वारा। मैम शर्तों के साथ दिया जाता है ना बेटी। शर्त मीन्स कि ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कोई मतलब भुगतान संतुलन में कोई समस्या हो रही है और आप पैसा चाहते हैं, तो आपको पैसा तो दिया जाएगा लेकिन आपसे ऋण लिया जाएगा। लेकिन कोई और है जिसका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसे भी काम करना है, तो ऐसे व्यक्ति से अतिरिक्त ब्याज लेकर के उसको हम और गरीब नहीं कर देंगे। इसलिए आप पैसा ले जाइए, अपना काम कर लीजिए, वापस फिर उस पैसे को ही केवल वापस कर दीजिए। कोई शर्त नहीं है, बस शर्त ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर है कि आर्थिक रूप से संपन्न है, बस इतना ही मैटर करता है। ठीक ना, तो आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। हेडिंग कीजिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तावली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तावली, IMF की शर्तावली। अब देखिए शर्त क्या है, जो आप कहें पैसा देने की शर्त है, जब उसे फुलफिल करेंगे उसके बाद आप गैर रियायती में आते कि रियायती में आते तब वो देखिएगा, पहले उसके शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो शर्त क्या है, IMF की शर्तावली। इसमें नोट कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, IMF द्वारा सदस्य देशों को ऋण प्रदान करते समय, IMF द्वारा सदस्य देशों को ऋण प्रदान करते समय, IMF द्वारा सदस्य देशों को ऋण प्रदान करते समय कुछ शर्तें आरोपित की जाती हैं, कुछ शर्तें आरोपित की जाती हैं जिसे IMF की शर्तावली कहते हैं। कुछ शर्तें आरोपित की जाती हैं जिसे IMF की शर्तावली कहा जाता है या कहते हैं। IMF की शर्तावली कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, ऋण प्राप्तकर्ता देश द्वारा, ऋण प्राप्तकर्ता देश द्वारा प्रायः इन शर्तावलियों का विरोध किया जाता है। ऋण प्राप्तकर्ता देश द्वारा प्रायः इन शर्तावलियों का विरोध किया जाता है। ऋण प्राप्तकर्ता देश द्वारा प्रायः इन शर्तावलियों का विरोध किया जाता है।
और कहा जाता है कि ये शर्तावलियां ऋण प्राप्तकर्ता देश के, और कहा जाता है कि ये शर्तावलियां ऋण प्राप्तकर्ता देश की, ऋण प्राप्तकर्ता देश के सामाजिक एवं मानव विकास की प्रक्रिया को, सामाजिक एवं मानव विकास की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। सामाजिक एवं मानव विकास प्रक्रिया को बाधित करते हैं। सामाजिक एवं मानव विकास प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दूसरी ओर IMF द्वारा शर्तावलियों के पक्ष में, दूसरी ओर IMF द्वारा शर्तावलियों के पक्ष में, दूसरी ओर IMF द्वारा शर्तावलियों के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि, यह तर्क दिया जाता है कि ये शर्तें ऋण प्राप्तकर्ता देश के, ये शर्तें ऋण प्राप्तकर्ता देश के, ऋण प्राप्तकर्ता देश के आर्थिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए आवश्यक है। आर्थिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए आवश्यक है। ऋण प्राप्तकर्ता देश के आर्थिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत, अच्छा देखिए एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पहली पॉइंट तो आपने समझी कि जो भी देश हैं, सदस्य देश हैं, लगभग इस समय 190 सदस्य देश हैं, जिसमें विकसित कंट्री भी है, विकासशील भी है और अल्पविकसित भी है। जो भी इसका सदस्य बनेगा और सदस्य बनने के लिए उसे कुछ शर्तावलियों का पालन करना होगा। जब वो उन शर्तावलियों का पालन करेगा तभी वो उससे ऋण प्राप्त कर सकता है। और ये जो शर्तावलियां हैं इसकी कंट्री क्या करती हैं, विरोध करती हैं, कहती हैं ये आर्थिक और मानव विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली शर्तावलियां हैं, ये अच्छी नहीं है। लेकिन IMF क्या कहता है कि नहीं, जो हम शर्त रख रहे हैं ये किसी भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है और इसलिए हमारे शर्त को मानना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या बेटी? हाँ बिल्कुल, आप सर से बात कर लीजिए, सर से बात कर लीजिए, होती है, आप सर से बात कर लीजिए। बेटी सारी बात सर से कर लीजिए, सब बता देंगे सर, ठीक है? फिर आराम से क्लास अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय, अब बेटी नेक्स्ट है IMF की कुछ शर्तावलियां निम्नलिखित हैं। IMF की कुछ शर्तावलियां निम्नलिखित हैं जिनका ऋण प्राप्तकर्ता देशों द्वारा पालन करना अनिवार्य है। IMF की शर्तावलियां निम्नलिखित हैं जिनका ऋण प्राप्तकर्ता देश द्वारा पालन करना अनिवार्य है, जिनका ऋण प्राप्तकर्ता देश द्वारा पालन करना अनिवार्य है। ऋण प्राप्तकर्ता देश द्वारा पालन करना अनिवार्य है। पहली इनकी शर्त क्या है? राजकोषीय घाटे में कमी लाना। पहली शर्त है राजकोषीय घाटे में कमी लाना। पढ़ा चुके हैं आप लोगों को राजकोषीय घाटा, याद है? यानी इसमें कुल राजस्व प्राप्तियां और कुल पूंजीगत प्राप्तियां की अपेक्षा कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय क्या है। अगर हम, चूंकि हमारी प्राप्तियां कम और व्यय ज़्यादा रहता है तो हम व्यय में से प्राप्तियों को घटा देते हैं, तो राजकोषीय घाटा आ जाता है। तो राजकोषीय घाटा पहले आपको अपना कम करना पड़ेगा। अगर IMF से ऋण चाहिए आपको तो क्या कीजिए, पहले अपना राजकोषीय घाटा मेंटेन कीजिए। ये नहीं कि बजट बना रहे हैं 500 करोड़ का और प्राप्ति आपका 200 करोड़ है, 300 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं आप। इसको पहले मेंटेन कीजिए, तब आइए हमसे ऋण मांगने के लिए, ठीक ना? पहली शर्त इनकी ये है। दूसरी शर्त है इनकी निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। मतलब आपको अगर पैसा चाहिए तो अपने यहाँ क्या कीजिए, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
किया जाए। अगर आपको ऋण चाहिए तो अपने यहाँ सरकारी चीज़ों का कमी कीजिए और निजी संस्थानों का निजी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए आगे आने के लिए। निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट, सदस्य देशों की मुद्रा को विदेशी लेन देन के लिए, सदस्य देशों की मुद्रा को विदेशी लेन देन के लिए, सदस्य देशों की मुद्रा को विदेशी लेन देन के लिए, विदेशी लेन देन के लिए नियंत्रण मुक्त किया जाए। सदस्य देशों की मुद्रा को विदेशी लेन देन के लिए नियंत्रण मुक्त किया जाए। ये तीसरा इनका शर्त है कि अगर आप सदस्य देश हैं तो आपको अपनी मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाना पड़ेगा कि दुनिया के अन्य देश भी आपके यहाँ मुद्राओं में खरीद बिक्री कर सके। मतलब पैसे की पूर्ण परिवर्तनीयता आपको बनानी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। ये भी इनका तीसरा शर्त है। नेक्स्ट शर्त है इनका, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए। तीसरा शर्त है चौथा, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए। अभी वैकेंसी नहीं आ रही। कमी की जाए। और कहता है IMF कहता है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाइए, निजी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाइए। IMF की शर्त है। नेक्स्ट है इनकी सब्सिडी, नेक्स्ट इनका शर्त है पांचवा, सब्सिडी में कटौती की जाए। पांचवा शर्त इनका है सब्सिडी में कमी की जाए। सब्सिडी को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायकी, सहायक जो मदद की जाती है उसी को सब्सिडी कहते हैं। ये कह रहे हैं सब्सिडी में भी आपको कटौती करना होगा। जो आप किसानों को, जो आप बहुत सारे जो छोटे मध्यम उद्योग होते हैं, इन सबको जो आप सब्सिडी देते हैं, छूट देते हैं, सहायता देते हैं, उसमें भी क्या करिए, कम ही कीजिए। ये कौन कह रहा है? IMF। इनका नेक्स्ट जो शर्त है, लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए। लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए। लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए। लागू किया जाए। लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए। तो कितनी शर्तें हो गई इनकी? 6। तो क्या ये हर तरह से सही लग रहा है आपको? समस्या है ना? विकासशील जो देश है, जो अल्पविकसित देश हैं, उनके लिए तो ये सारी शर्तें मानना थोड़ा समस्या है। अगर वो सब्सिडी नहीं देंगे तो उनके यहाँ उत्पादन नहीं बढ़ेगा, चाहे वो छोटे उद्योगों का हो या कृषि का। और ये कह रहे हैं सब्सिडी नहीं देना है। अगर वो सरकारी तौर से बहुत सारे काम नहीं करेंगे तो उनके यहाँ गरीब जनता को सस्ते में या जरूरत की चीज उपलब्ध नहीं होंगी। निजी लोग तो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो भी समस्या होगा। विकासशील और अल्पविकसित देशों को उनके लिए शर्त मानना मुश्किल है कि नहीं है? इसके अलावा कह रहे हैं निजीकरण को बढ़ावा दीजिए। निजीकरण को बढ़ावा देने से अगर गरीब जनसंख्या है, कुपोषित जनसंख्या, तो उसकी आवश्यकता पूरी होगी, कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी क्या है? समस्या है, महंगी हो जाएंगी चीजें। राजकोषीय घाटे को कम करना भी विकासशील और अविकसित देशों के लिए समस्या का विषय है, क्योंकि उन्हें जो जरूरतें पूरी करनी है उसके लिए उन्हें हमेशा अधिक का बजट बनाना ही पड़ेगा। मतलब राजकोषीय घाटा उनका रहेगा ही रहेगा। तो इनकी शर्तों का कौन करते? देश सारे विरोध करते हैं, क्योंकि ये सब वाकई में फॉलो करने में थोड़ी समस्या है। लेकिन IMF कहता है कि अगर ये सब चीज़ें आप लागू करेंगे तो आपके यहाँ आर्थिक रूप से विकास होगा। तो काफ़ी कुछ जैसे ये कह रहे हैं लचीले श्रम क्षेत्र सुधार लागू होना चाहिए, तो ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन जो बेचारे गरीब देश हैं उनके लिए ये सब चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। साथ ही सब्सिडी कम करने की बात भी कर रहे हैं, ये भी समस्या है। उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी खाने पीने की, और साथ ही छोटे मोटे उद्योग जो कच्चा माल के निर्भर रहते हैं कृषि पर। तो बात समझ में आया? अक्सर सुनते होंगे कि IMF को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है।
तो यही सारी शर्तें हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि IMF कौन कौन सी शर्तें रखता है ऋण देने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ें जल्दी लोगों को पता नहीं रहती, वो केवल सुनते हैं, लेकिन पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्यों विरोध करते हैं देश और क्यों IMF इसको मनवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋण प्राप्तकर्ता देशों द्वारा उपयुक्त शर्तावलियों की, ऋण प्राप्तकर्ता देशों द्वारा उपयुक्त शर्तावलियों की इसलिए भी आलोचना की जाती है, इसलिए भी आलोचना की जाती है क्योंकि सभी शर्तें ऋण प्राप्तकर्ता देश के लिए समान हैं, क्योंकि सभी शर्तें ऋण प्राप्तकर्ता देश के लिए समान हैं। सभी शर्तें ऋण प्राप्तकर्ता देश के लिए समान हैं। तो आप अपने कॉमन सेंस से बताएं, क्या ये भेदभाव हुआ कि नहीं? विकसित, विकासशील और अविकसित अगर सदस्य देश है तो भेदभाव हो जाएगा ना। अब जैसे यहाँ सभी बच्चे मतलब कोई आर्थिक रूप से थोड़ा वैसे पिछड़े घर का होगा, कोई मीडियम का होगा, कोई ठीक ठाक होगा, अब सबसे क्या कहते हैं कि आप सभी को 300 रुपये देने हैं और ये काम करनी है, तो फिर क्या हुआ, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन हो जाएगा। ऐसे ही अब आप ये कह रहे हैं कि चलिए सब्सिडी कम देंगे, अगर विकसित कंट्री है तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो अल्प विकसित है या विकासशील में भी पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए तो समस्या हो जाएगी। साथ ही आप कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाइए, चलिए विकसित कंट्रीज है तो उनके लिए ठीक है क्योंकि वहाँ निजी क्षेत्रों का काफ़ी विकास हो चुका होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटा देंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अल्प विकसित कंट्री है या विकासशील कंट्री है जहाँ अभी भी सरकार के हस्तक्षेप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिकॉज वहाँ की जनसंख्या अभी बहुत ज़्यादा अशिक्षित है, वो गरीब है, वो कुपोषित है, तो ऐसे देशों के लिए फिर तो सब्सिडी और सरकारी संस्थानों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे भारत जैसे देश में सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी परिवहन, ये सब उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर वो ना हो तो बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ और बहुत सारे लोगों के लिए शिक्षा बहुत मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में ये शर्त तो सबके लिए एक समान कर देना भी क्या है, भेदभावपूर्ण हो गया। इसलिए सदस्य देश क्या करते हैं, इन शर्तावलियों का भी इसलिए भी विरोध करते हैं कि आप एक साथ सबके ऊपर एक जैसे शर्त लागू कर रहे हैं, जबकि उसमें थोड़ा तो अंतर होना चाहिए जैसा जिसका स्थिति हो आर्थिक रूप से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, भारत एवं IMF, इंडिया एंड IMF, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंडिया एंड IMF। भारत मतलब का यहाँ पे क्या रोल है, कब ये सदस्य बना, कितना वोटिंग राइट है, कितना हमारा उसमें पैसा लगा हुआ है, क्या कंडीशन है हमारी, ये भी हमें जानना चाहिए, तो उसके बारे में है। इसमें पहला पॉइंट लीजिएगा, भारत IMF के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत IMF के संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह 27 दिसंबर 1945 को IMF में शामिल हुआ। यह 27 दिसंबर 1945 को IMF में शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एवं IMF के मध्य सदैव मित्रवत संबंध रहे हैं। भारत एवं IMF के बीच सदैव मित्रवत संबंध रहे हैं। भारत और IMF के बीच सदैव मित्रवत संबंध रहे हैं। पूर्व में IMF द्वारा भारत को भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु
भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया। ऋण उपलब्ध कराया गया। जबकि वर्तमान में भारत इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल है। जबकि वर्तमान में भारत इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया? जी मैम। जबकि वर्तमान में भारत इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल है। इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल है। सहायता। हाँ, यानी कि हमने IMF की स्थापना में भी अपने एक सदस्य देश के रूप में हम शामिल थे और 27 दिसंबर 1945 में हम इसके सदस्य बन गए थे। हमारा अभी तक IMF के साथ अच्छा रिश्ता बना हुआ है और IMF ने शुरुआत में भारत को पैसे भी उपलब्ध कराए थे भुगतान संतुलन को सही करने के लिए, खास करके 1991 में। यानी सदस्य तो हम बन गए थे, लेकिन जब हम ऋण लेने गए तो हमें भी उसकी शर्तों को मानना पड़ा था। उसने कहा जब हमारी शर्तों को मानेंगे तब जाकर के हम आपको ऋण देंगे और इसीलिए हम अपने यहाँ क्या लेके आए 1991 में LPG और उसके बाद जाकर के IMF ने हमें भुगतान संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए पैसे उपलब्ध कराए थे। शुरू में हमने उससे ऋण लिया, लेकिन वर्तमान में हमने उसको पैसा दिया है कि आप अन्य सदस्य देशों को भी यहाँ से पैसे उपलब्ध करा सकते हैं। तो अभी हम उसमें क्या हो गए हैं, वित्त पोषक कंट्री हो गए हैं। हमारा स्थिति पहले से बेहतर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा लागू किए जाने के पश्चात IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा लागू किए जाने के पश्चात IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा लागू किए जाने के पश्चात इसमें भारत का कोटा वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें भारत का कोटा 2.76%, इसमें भारत का कोटा 2.76% तथा वोटिंग शेयर 2.63% तथा वोटिंग शेयर 2.63%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पता होना चाहिए। प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार IMF का 8वां सर्वाधिक, इस प्रकार IMF का 8वां सर्वाधिक कोटा धारक एवं वोटिंग शेयर वाला, कोटा धारक एवं वोटिंग शेयर वाला राष्ट्र बन गया है। इस प्रकार भारत IMF का 8वां वोटिंग और शेयर धारक राष्ट्र बन गया है। कोटा धारक एवं वोटिंग शेयर वाला राष्ट्र बन गया है। यानी वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे पास हमने कितना इसमें अपना अंश लगाया है, 2.76% का हमने इसमें मतलब शेयर लगाया है, अपना पैसा लगाया है और हिस्सेदारी है हमारी। और वोटिंग राइट हमें कितना है 2.63%। कौन से नंबर के हम रखते हैं वोटिंग राइट? 8वें नंबर के हैं, जिसे वोटिंग राइट और शेयर लगाने का नंबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आप सभी को पता है कि IMF ने 1991 में LPG इसी की वजह से हम लेकर भी आए थे, तो ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं होगी ना। IMF की वजह से ही हम LPG लेके आए 1991 में। ये पॉइंट लिखवाना था मुझे, तो रहने देते हैं, क्योंकि इसी ने शर्त रखी थी अपने यहाँ निजीकरण कीजिए, वैश्वीकरण कीजिए और उदारीकरण कीजिए, है ना। निजीकरण, उसके बाद मुद्रा का वैश्वीकरण, मुद्राओं का आदान प्रदान, परिवर्तनीयता, और उसके बाद ये देखिए लचीला श्रम क्षेत्र यानी उदारीकरण आ गया ना। तीनों पॉइंट आ गया, अतिरिक्त और भी चीजें आ गई। तो जब ये सब हमने 1991 में लागू किया, तब हमें IMF ने व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए ऋण दिया था। तो ये याद रहेगा, 1991 का जो आया LPG इसी की देन है IMF की। ठीक है, ये पॉइंट तो नहीं लिखवाती हूँ, छोड़ देती हूँ।
या किसी बच्चे को समस्या हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, नोट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत IMF में अपनी भूमिका में वृद्धि के लिए, भारत IMF में अपनी भूमिका की वृद्धि के लिए, भारत IMF में अपनी भूमिका में वृद्धि के लिए भारत IMF में अपनी भूमिका में वृद्धि के लिए सदैव प्रयासरत रहा है, सदैव प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में भारत द्वारा IMF के कोटा एवं प्रशासनिक सुधार हेतु, IMF के कोटा एवं प्रशासनिक सुधार हेतु, कोटा एवं प्रशासनिक सुधार हेतु लगातार मांग की जा रही है, लगातार मांग की जा रही है। बात समझ में आ गया कि भारत का प्रयास है कि वो 8वें नंबर से और आगे बढ़े, छठे, 5वें, चौथे इस तरह के नंबरिंग में आए, यानी कि अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है भारत। और इसके लिए भारत प्रयासरत भी है कि कोटे का और जो वोटिंग राइट है ये बढ़ना चाहिए। और साथ ही भारत के साथ साथ अन्य जो कंट्रीज सदस्य हैं वो भी इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। सदस्य देश हैं लेकिन हमारे पास वोटिंग राइट बहुत कम है, हमारा भी उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। और ये लगातार डिमांड चल रहा है बिकॉज अब इसमें जो बड़े बड़े कंट्री हैं उन्हीं का ही ज़्यादातर दबदबा है, तो वो इसमें सुधार करने नहीं दे रहे हैं। जब तक उनका इसमें से दबदबा कम नहीं होगा तब तक ये सुधार थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट, अच्छा ये लिखवा दी कि क्या सुधार होना चाहिए IMF में, कौन से सुधार का डिमांड कर रहे हैं कंट्री। जी मैम, ये नहीं है, ये हो सकता है। हाँ हो सकता है बिल्कुल। IMF में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार, रिफॉर्मिंग का IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार, IMF में सुधार, IMF में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार। फर्स्ट पॉइंट, IMF के सदस्य देशों द्वारा प्रायः, IMF के सदस्य देशों द्वारा प्रायः IMF की सदस्य देशों द्वारा प्रायः निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है, निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। पहला पॉइंट कौन सा आधार है? पहला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA एवं उसके सहयोगी पश्चिमी, USA एवं उसके सहयोगी पश्चिमी या संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी पश्चिमी देशों, सहयोगी पश्चिमी यूरोपीय देशों, पश्चिमी यूरोपीय देशों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रभुत्व है, पश्चिमी यूरोपीय देशों का IMF में प्रभुत्व है। तो पहला इसी बात का विरोध है कि उसमें अमेरिका का और पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब पश्चिमी यूरोपीय में, पश्चिमी जो यूरोपीय कंट्री है इनका आ जाता है, इनका प्रभुत्व ज़्यादा है। ये कहते हैं इनका पहले प्रभुत्व आप खत्म कीजिए, एकाधिकार इनका कम करिए। तो पहला पॉइंट यही है इनके विरोध का। दूसरा है USA का अप्रत्यक्ष वोट वीटो, USA का अप्रत्यक्ष वीटो, USA का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अप्रत्यक्ष वीटो, यानी इसका वोटिंग राइट और जो इसने उसमें पैसा लगाया है बहुत ज़्यादा है। और जब बहुत ज़्यादा रहेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से इसी की मनमानी चलेगी, तो अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को पूरा का पूरा वीटो पावर मिला हुआ है। इसका भी विरोध करते हैं लोग। मैम लगभग 20% है क्या बेटी? अमेरिका का कोटा 20% नहीं बेटी, 17.44 है। 17.44 पॉइंट अमेरिका का है यहाँ पे वोटिंग राइट, और जो उसने पैसे जमा किए उस आधार पे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, अभी लिखवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
IMF के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, IMF के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पश्चिमी यूरोपीय देशों से किया जाना, पश्चिमी यूरोपीय देशों से किया जाना। तो इसका एक विरोध का कारण ये भी है कि IMF के जो भी प्रबंध निदेशक होते हैं वो ज्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देशों से होते हैं। जैसे आपने पहला भी देखा, वो भी विदेशी थे। फिर आपने देखा क्रिस्टीना जॉर्जिवा भी है। इसके पहले जो है क्रिस्टिन लेगार्ड, वो भी मतलब यूरोपीय कंट्री के थे। यानी ये भी विरोध करते हैं कि हमेशा या बार बार जो निदेशक है उसका प्रबंधक जो है वो क्यों यूरोपीय कंट्री के लोग बनते हैं, जब सदस्य देश एशिया के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं, यूरोप के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो फिर इनको मौका क्यों नहीं दिया जाता अपने यहाँ के सदस्य देशों को नियुक्त करने का। जैसे आपने देखा होगा ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए नरम दल के लोग ज्यादा बनते थे, तो गरम दल इस बात का विरोध कर रहा था, बाद में फूट पड़ गई। और सही है, सभी को अधिकार होना चाहिए। भाई जब हम उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमें भी मौका मिलना चाहिए लीड रोल में आने का। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत एवं अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को, भारत एवं अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को, अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उनके वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान की तुलना में, उनके वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान की तुलना में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान की तुलना में कम कोटा प्रदान किया जाना, कम कोटा प्रदान किया जाना, कम कोटा प्रदान किया जाना। नेक्स्ट पॉइंट, IMF द्वारा 2008-9 की, IMF द्वारा 2008-9 की वैश्विक आर्थिक मंदी का पूर्वानुमान करने में, IMF द्वारा 2008-9 की वैश्विक आर्थिक मंदी की पूर्वानुमान करने में असफल, पूर्वानुमान करने में असफल होना। बात समझ में आया? ये भी विरोध कर रहे हैं कि आपको इतने बड़ा संगठन हमने बनाया है, हर चीज का मतलब सही तरीके से लागू करने के लिए, अनुमान करने के लिए, विचार करने के लिए, और आप इसका पूर्वानुमान लगाने में ही असफल रहे, तो फिर आप किस लिए बने, किस लिए बनाया गया आपका? आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है आपका? तो ये लोग विरोध दो चीज का सबसे ज्यादा कर रहे हैं, एक तो वोटिंग राइट का, दूसरा प्रशासनिक, कि वहाँ के प्रशासन में हमारी भी भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, दूसरा वोटिंग राइट्स हम लोगों का बढ़ना चाहिए और अन्य कंट्रियों को भी मौका मिलना चाहिए। ये सब है विरोध का कारण। पहला तो सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका का और पश्चिमी यूरोपीय कंट्रीज का इसमें दबदबा है। दूसरा, अमेरिका का वीटो, जो अप्रत्यक्ष वीटो राइट है इसका। तीसरा, हमेशा क्यों यूरोपीय, जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री है वही के ही क्यों बनते हैं निदेशक। और चौथा, कि बाकी जो अर्थव्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे रही हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। और इसके बाद कि आप ऐसी चीज़ों का अनुमान लगा ही नहीं पा रहे हैं जिससे हमें समस्या होने वाली है। और इसके अलावा वोटिंग राइट्स में परिवर्तन होना चाहिए और प्रशासनिक स्थिति में बदलाव किया जाना चाहिए। इन सब का विरोध होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए IMF में किन किन चीज़ों का विरोध किया जाता है अल्पविकसित या विकासशील सदस्यों द्वारा, या IMF में कौन से सुधार की आवश्यकता है बताएं, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए। आप रीडिंग कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMF की रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट्स मतलब ये रिपोर्ट्स में कुछ जारी करता है, वर्ल्ड बैंक भी करता है, IMF भी करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि
कौन सा रिपोर्ट कौन से संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF के द्वारा 3 रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं और वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका पहला रिपोर्ट है वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट या विश्व आर्थिक भी कर सकते हैं। पहला है विश्व या वैश्विक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। कभी कभी आपका ये हिंदी में ना पूछ करके इंग्लिश में पूछ लेता है और इंग्लिश है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसका इंग्लिश है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आया है कई बार कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है या कौन प्रकाशित करता है? IMF। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हिंदी ना पूछ के इंग्लिश शब्द को ही हिंदी में लिख के पूछ लेता है, तो दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक स्थिरता, क्या बोला मैंने? नहीं, वित्तीय स्थिरता। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, इसका भी इंग्लिश पूछ लिया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट जो तीसरा ये जारी करता है वो है राजकोषीय अनुश्रवण। राजकोषीय अनुश्रवण, ये आपके लिए नया होगा, ये जल्दी नहीं पूछा जाता, लेकिन ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला है। राजकोषीय अनुश्रवण, फिजिकल मॉनिटर। आप रीडिंग कर लीजिएगा या ऐसे ही पॉइंट में लिख लीजिएगा। SDR धारिता की सापेक्ष IMF में शीर्ष 10 देशों की हिस्सेदारी। SDR, इसको हटा दें। मैम जितना अधिक जिसका कोटा होगा उतने ज़्यादा उसका SDR भी बनता है। उतना ही ज़्यादा वो SDR के रूप में अपना कोटा जमा करता है, उतना ही ज़्यादा उसके हिस्से में SDR आएगा। SDR में जितने मतलब 5 मुद्राओं की टोकरी उसी मुद्रा में हम रख भी सकते हैं। हाँ, उसी मुद्रा में रख सकते हैं, कोई और मुद्रा नहीं रख सकते, क्योंकि SDR मुद्रा की टोकरी जो है उससे 5 मुद्राओं को शामिल किया गया। आपका पैसा उन्हीं मुद्राओं के रूप में IMF में जमा होगा। तभी मैम उन मुद्राओं की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। हाँ, ज़्यादा रहती है और वो उन्हीं मुद्राओं को लेता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। और मैम करने के लिए भी लेते हैं, हाँ, क्योंकि हम तभी बनाए वैल्यू को नियंत्रित भी, जिससे लोग अपनी वैल्यू को नियंत्रित किए रहते हैं, बढ़ाए रहते हैं, उन्हीं को शामिल है। तो हेडिंग है SDR या ऐसे पॉइंट है SDR धारिता के सापेक्ष। SDR सापेक्षता नहीं, धारिता के सापेक्ष IMF। धारिता के सापेक्ष SDR धारिता के सापेक्ष IMF में शीर्ष 10 देशों की हिस्सेदारी तथा वोटिंग शेयर। IMF में शीर्ष 10 देशों IMF में शीर्ष 10 देशों की हिस्सेदारी। शीर्ष 10 हिस्सेदारी एवं वोटिंग शेयर। देशों की हिस्सेदारी एवं वोटिंग शेयर्स। अब इनका चार्ट बनाएंगे हम लोग। 10 देश कितना किसका वोटिंग राइट है।
ब्रैकेट में प्रतिशत के रूप में, शेयर ब्रैकेट में प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में पहला है आपका, आप सभी को पता है कौन हो सकता है? अमेरिका। अमेरिका, जापान, फिर चीन। अच्छा, चाइना ने बड़ा अच्छा अपना बना लिया है हर जगह पोजीशन। जी मैम। भारत के बाद आजाद हुआ और स्थिति देख लीजिए कितना दूरदर्शी था कि अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया। तो पहले अमेरिका है, जापान है, चीन है, फर्स्ट में है USA, सेकंड में है जापान, छोटा सा देश जापान भी अपनी स्थिति को बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं। जापान है, चीन है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। जर्मनी, फ्रांस, मैम जापान के बाद चीन रहेगा। हाँ बेटे, जापान के बाद चीन है, फिर जर्मनी है, उसके बाद आपका फ्रांस है, इसके बाद ब्रिटेन है, इटली है, भारत है। फ्रांस में फ्रांस के बाद ब्रिटेन, फिर है इटली, 8वें नंबर पे भारत है ही, इटली, भारत, और इसके बाद है रूस और ब्राजील। ये 10 देश है जिनका क्रम है, और इसमें भारत महत्वपूर्ण है और ऊपर के 3-4। अब इनका देखिए कोटा और वोटिंग राइट कितना है। तो कोटा अमेरिका का, अब ये तो हो गया नंबरिंग, ये नंबर है, ये देश है। अब यहाँ पे कर सकते हैं आप कोटा, कोटा कितना है, और यहाँ पे वोटिंग राइट। तो कोटा यूएस का 17.44 ये इनका कोटा है अमेरिका का, और वोटिंग राइट इनको मिला है 16.51। बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा मिला है 16.51, और जापान का है 6.48। बताइए मैम। सेकेंड नंबर पे है, लेकिन कितना कम है, इसीलिए तो आप प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं इसको वीटो मिला है। लगभग तिगुना का। बिल्कुल 3 गुने के अंदर 6.48 जापान का है, 6.48 इसका कोटा राइट है, और इसका जो वोटिंग राइट है वो है 6.15। 6.15 सब प्रतिशत में है। नेक्स्ट चीन का है 6.41, 6.41, ये लगभग जापान के बराबर है, और इसका वोटिंग राइट है 6.08। 6.08। नेक्स्ट है जर्मनी, इसका 5.60 है, 5.60 इनका कोटा है, और इनकी जो वोटिंग राइट है वो है 5.32। 5.32। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस का कोटा है 4.24। 24, और इनका जो वोटिंग राइट है वो है 4.0। 4.0। तो ये 5 ऊपर के लिखवा दिए हैं, 10 लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना बेटे, पूछा नहीं जाएगा, बस एक क्रम पूछ लेगा, और कभी बहुत पूछेगा अमेरिका का वोटिंग राइट कितना और भारत का। तो भारत का तो मैं लिखवा ही चुकी हूँ आपको, दोबारा चाहिए तो फिर से लिखवा दे। 2.76 भारत का कोटा है, 2.76 और 2.63, 2.76 और 2.63 कोटा और वोटिंग। भारत 8वें नंबर पे है, इसका जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का पता हो, और साथ ही ऊपर से 5 कौन से देश हैं जिनका वोटिंग राइट और कोटा राइट बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा फिनिश IMF
काफ़ी विस्तार पूर्वक आपने IMF को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो संस्था है वो है आपका विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें नोट कीजिएगा। विश्व बैंक समूह विश्व का प्रमुख आर्थिक संगठन है। विश्व बैंक समूह विश्व का प्रमुख आर्थिक संगठन है। विश्व बैंक समूह विश्व का प्रमुख आर्थिक संगठन है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो है ही, रियल में भी पता होना चाहिए ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में। विश्व बैंक समूह विश्व का प्रमुख आर्थिक संगठन है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 संस्थाएं शामिल हैं। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 संस्थाएं शामिल हैं। 5 संस्थाएं शामिल हैं। 5 संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। पहली संस्था है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। शॉर्ट फ्रॉम IBRD। IBRD। दूसरी जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इसका IDA शॉर्ट फॉर्म IDA। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC। नेक्स्ट बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। निवेश एजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मीगा। MIGA मीगा, MIGA मीगा। और 5वां है आपका निवेश विवादों के समाधान के लिए। निवेश विवादों के समाधान के लिए निवेश विवादों के समाधान के लिए निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। अंतरराष्ट्रीय केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICSID। ICSID। अभी मतलब आगे चल के इन सबको भी अलग से समझाएंगे। एक
कब स्थापना हुई और क्या इनका काम है, ठीक ना। तो अभी बस इतना ही जान लीजिए कि जो ये ग्रुप है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसमें 5 संगठन है और इन पांचों का अलग अलग काम है और ये जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे इनकी स्थापना हुई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, IBRD, इसी को इंडायरेक्ट वे में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट में लिखिएगा। विश्व बैंक समूह को संयुक्त राष्ट्र के विश्व बैंक समूह को संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिकरण का दर्जा प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिकरण का दर्जा प्राप्त है। विशेष अधिकरण का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः IBRD तथा या कहीं तो फुल फॉर्म लिखा दे, सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास पुनर्निर्माण विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA ब्रैकेट में IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ब्रैकेट में IDA ब्रैकेट बंद को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। को संयुक्त रूप से, ये जो दोनों हैं यही संयुक्त रूप से क्या है, विश्व बैंक के रूप में, वर्ल्ड बैंक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। तो क्वेश्चन आए कि कौन से संस्था को मोस्टली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, तो IBRD प्लस IDA, ये दोनों। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक समूह की शुरुआत वर्ष 1944 में, विश्व बैंक समूह की शुरुआत वर्ष 1944 में, वर्ष 1944 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जिसे सामान्यतः ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे सामान्यतः ब्रेटन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से हुई। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को सर्वप्रथम IMF की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। किसी देश को सर्वप्रथम IMF की सदस्यता अनिवार्य है। किसी देश के लिए IMF की सदस्यता अनिवार्य है या किसी देश को IMF की सर्वप्रथम IMF की सदस्यता अनिवार्य है। यानी अगर आपको इस समूह में एंट्री लेनी है तो आपको सबसे पहले IMF का सदस्य बनना होगा। अगर आप उसकी सदस्यता नहीं लेंगे तो आप इस ग्रुप में एंट्री नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि IMF मतलब विश्व बैंक समूह में एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले कौन से समूह का सदस्य बनना होगा। तो ऑप्शन में आपको IBRD, IFC, IDA, IMF चारों दिया रहेगा, तो आपको वहाँ पे करना होगा IMF। नेक्स्ट आगे, अनिवार्य है। इस प्रकार कहा जा सकता है
IMF की सदस्यता इस प्रकार कहा जा सकता है कि IMF की सदस्यता इस प्रकार कहा जा सकता है कि IMF की सदस्यता विश्व बैंक की सदस्यता की कुंजी है। कहा जा सकता है कि IMF की सदस्यता विश्व बैंक समूह के सदस्यता की कुंजी है। विश्व बैंक में प्रवेश की कुंजी है या सदस्यता की कुंजी है, कुछ भी कह सकते हैं। विश्व बैंक में प्रवेश की कुंजी है, की है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके लिखिएगा। विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु किसी देश को सबसे पहले IBRD की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। किसी देश को सबसे पहले IBRD की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। IBRD की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। उसके पश्चात विश्व बैंक समूह के शेष संस्थाओं की उसके पश्चात विश्व बैंक समूह के शेष संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। विश्व बैंक समूह के शेष सदस्यों की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। पहला पॉइंट, विश्व बैंक समूह में अगर प्रवेश करना है तो सबसे पहला IMF से परमिशन लेना होगा, IMF का सदस्य बनना होगा। फिर विश्व बैंक समूह के अंदर अगर अन्य समूहों को भी का भी सदस्य बनना है तो सबसे पहले किसका सदस्य बनना होगा? IBRD की। यानी इनमें से आप सबका सदस्य बनना चाहे या ना बनना चाहे, नो मतलब प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आपको इसकी सदस्यता लेना अनिवार्य है। ये जो IBRD है ना, इसका सदस्य बनना अनिवार्य। इसका सदस्य बन गए, बाकियों की नहीं बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हैं IBRD की सदस्यता लिए भी ना IDA, IFC, मीगा या किसी का सदस्य बन जाए तो ये संभव नहीं है। हाँ, आप चाहते हैं कि मतलब किसी का बने किसी का ना बने, ये अलग बात है, लेकिन इसका कंपलसरी है। इसकी कंपलसरी है, बाकियों की आपकी इच्छा, स्वैच्छिक है। आप चाहे तो सदस्यता ले, ना चाहे तो सदस्यता ना ले। तो ये बात समझ में आ गया? ठीक, चलिए। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? देखिए, क्वेश्चन दोनों बना है कि इसमें इस समूह में एंट्री से पहले आपको IMF का सदस्य बनना होगा और इस समूह में एंट्री के लिए आपको IBRD की सदस्यता लेनी होगी। बाकियों की ले या ना ले, आपकी इच्छा। मैम, इन सब का मतलब गठन एक साथ हुआ था? नहीं, इन सब का गठन अलग अलग हुआ है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे ये सारे बनाए गए हैं और वो मैं आपको कल बताऊंगी। सारे संगठन को डिटेल से पढ़ाऊंगी कि कब बने, क्या काम है इनका, क्यों बनाया गया है, सारी चीजें। अगर मैम क्वेश्चन बन जाता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक सर दो लोगों से मिलकर बना, IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, इन दोनों को मिला के कहा जाता है। देखिए, 1944 की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से तो ये आया है तक में, लेकिन 1945 से काम करना शुरू किया तो 1945 ही माना जाएगा। जैसे IMF कब बना? 1945। लेकिन जब ये पूछे वास्तविक रूप से काम कब करना शुरू किया तो 47। वैसे ही आपका वर्ल्ड बैंक आया तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से, लेकिन काम करना शुरू 1945 से। भारत देखिए 1945 में ही तो बना इसका, 27 दिसंबर 1945 को सदस्य IMF का, और उसी समय भारत इसका भी संस्थापक सदस्य है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्व बैंक समूह की समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्व बैंक समूह की अन्य संस्थाओं जैसे
विश्व बैंक समूह की अन्य संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या चाहे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं IFC 1956, IFC 1956, IDA 1960, शॉर्ट फॉर्म में बोल दें या फुल फॉर्म में बोल दें? शॉर्ट फॉर्म में बोल दें, ठीक है। IFC 1956, IDA 1960, ICSID 1966 और मीगा 1988। ये है 1966 में इसकी स्थापना हुई है, और ये जो मीगा है ये 1988, और IFC 1956 और आपका ID और कोई लिखा आपने? ID 1960। देखिए जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है, सबसे पहले बना IFC, उसके बाद बना IDA, उसके बाद बना आपका ये, और लास्ट बना मीगा। ये भी क्वेश्चन आई, इनमें से सबसे लास्ट में किसकी स्थापना हुई है? मीगा की। या ये भी पूछ सकती है, एक तरफ की संस्थाएं हो सकती है, दूसरी तरफ स्थापना ये और जाएगा कोड की सहायता से मिलान कीजिए। ये भी पूछ रहा है स्थापना ये के आधार पे इनका क्रम सजाइए, सबसे पहले उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो जब आपको पता रहेगा तब कर लेंगे, ठीक ना? आप कंफर्म हो गया? IBRD का मतलब कैसे बता दो? IBRD की स्थापना वर्ष ये विश्व बैंक माना जाता है ना, तो 1944 ही माना जाएगा। लेकिन आगे इसके बारे में लिखवा रहे बेटी, हेडिंग कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, हेडिंग कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, हेडिंग कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर थोड़ा टिपिकल है इसका प्रोनाउंसिएशन, लास्ट में एंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अगर आपको जानना होगा तो सर्च कर लीजिएगा, वो प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसमें नोट कीजिएगा IBRD विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था है। IBRD विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था है। रिकंस्ट्रक्शंस, इसका जो इंग्लिश है रिकंस्ट्रक्शंस, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा था, रिकंस्ट्रक्शंस, बात समझ में आ गया? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको लिखा है IBRD विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना 1944 में संपन्न हुए, जिसकी स्थापना 1944 में 1944 में संपन्न हुए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात हुई। इसने वर्ष 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया। इसने वर्ष 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया। IBRD में वर्तमान में कुल 189 सदस्य हैं। IBRD में वर्तमान में कुल 189 सदस्य हैं। 189 समझ रहे हैं ना? हाँ, 189 189 सदस्य हैं। नाउरू गणराज्य, नाउरू
नवीनतम सदस्य देश है। नाउरू, हाँ बेटी यहाँ देखिए लिख दिया है नाउरू। एक गणराज्य है जो इसका सबसे नवीनतम सदस्य देश है। वर्तमान में डेविस मालपास इसके अध्यक्ष हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा, डेविस मालपास चेंज तो नहीं हुए हैं। डेविस मालपास, डेविस मालपास इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष हैं मैम अजय बंगा। अजय बंगा है, ठीक है। तो अभी कौन आ गए हैं? अजय बंगा, ठीक है। मैंने कहा था ना थोड़ा देख लीजिए, ये ठीक है। अजय बंगा अभी IBRD के अध्यक्ष कौन हो गए हैं? अजय बंगा। आई थिंक ये इंडियन नाम से तो लग रहा है, लेकिन हो सकता है मूल कोई और हो। 2 जून 2023 से शुरू हुआ। नाम भले इंडियन हो सकता, मूल कोई और हो। अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है। अटलांटिक, हाँ, तो ये इनका मूल भारत का नहीं होगा, अमेरिकन अटलांटिक। हाँ चेंज रहता है। हाँ, तो नोट कीजिएगा आगे। इसके अध्यक्ष हैं। एक परिपाटी के अनुसार इसके अध्यक्ष के रूप में एक परिपाटी मतलब होता है जो परंपराओं में चला आता है ना। कहते हैं कि जीवन शैली बनी हुई है, इसी शैली पे ही काम चल रहा है, तो परिपाटी इसी को कहते हैं। एक परिपाटी के अनुसार इसके अध्यक्ष के रूप में अमेरिकी नागरिक की ही नियुक्ति की जाती है। इसके अध्यक्ष के रूप में अमेरिकी नागरिक की ही नियुक्ति की जाती है। क्योंकि इसके वित्तीय संसाधनों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसका है? अमेरिका का। USA का है। क्योंकि इसके वित्तीय संसाधनों में सर्वाधिक हिस्सेदारी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है। वित्तीय संसाधनों में सर्वाधिक हिस्सेदारी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA की है। तो आप बताएं, क्या IMF और IBRD पर अमेरिका का इनडायरेक्ट वे में पूरा का पूरा प्रभुत्व है कि नहीं? ये वही फैसले करेंगे जो अमेरिका चाहेगा, और जो अमेरिका नहीं चाहेगा वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि IMF हो या IBRD दोनों में सबसे ज़्यादा पैसे का वीटो राइट और प्रशासनिक राइट दोनों किसके पास है? USA के पास है। नेक्स्ट पॉइंट IBRD की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं विकास हाँ, यानी IBRD की स्थापना क्यों किया गया? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें जो देश शामिल हुए थे उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो ऐसे अर्थव्यवस्थाओं को फिर से भरने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो उन पैसे की उपलब्धता कौन करवाएगा? IBRD, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हो सके और उनका विकास हो सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। इसलिए इसका नाम ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक।
नेक्स्ट पॉइंट, उसके पश्चात बैंक ने 9 स्वतंत्र देशों में गरीबी उन्मूलन को 9 स्वतंत्र देशों में गरीबी उन्मूलन को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में आईबीआरडी आईडीए के साथ मिलकर वर्तमान में आईडीए के साथ मिलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के साथ मिलकर विकासशील एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले सदस्य देशों में मानव संसाधन विकास, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग, मानव संसाधन विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना विकास एवं प्रशासनिक सुधार हेतु वित्तीयन में ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। सुधार हेतु वित्तीयन मतलब वित्त उपलब्ध कराने, वित्तीयन हेतु ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ओके, फिर से बोल दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। मानव संसाधन विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना विकास एवं प्रशासनिक सुधार हेतु वित्तीयन में ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। एवं प्रशासनिक सुधार हेतु वित्तीयन में ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो कल जब मैंने आप लोग से क्वेश्चन किया था कि IMF का क्या काम है, आज आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कृषि के क्षेत्र में अगर सुधार करना है, पर्यावरण में सुधार करना है, प्रशासन में सुधार करना है, आधारभूत संरचना का निर्माण करना है, इस तरह का कोई भी काम करना और आपको पैसे चाहिए, तो कौन देगा पैसा? IBRD मिलके IDA के साथ, क्योंकि यही है विश्व बैंक। कंफर्म? अब क्लियर है ना? आगे लिख लीजिए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ में, इसीलिए पॉइंट और लिख लीजिए। विश्व विकास रिपोर्ट ये आता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये करता है आपका IBRD। विश्व विकास रिपोर्ट नहीं मीटिंग पॉइंट है। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड बैंक या IBRD। अगर वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? IBRD। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD, और इसके अलावा जो और 2-3 रिपोर्ट की बताया था वो IMF प्रकाशित करता है। आप रीडिंग कीजिए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ये जो दूसरे नंबर पे है, इसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म है IDA। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आगे बढ़ा जाए, इसको देखा जाए, टाइम है
समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। IDA विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को 24 सितंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में की गई। 1960 को USA की राजधानी वाशिंगटन में की गई। वाशिंगटन में की गई। आगे IDA द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली IDA द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एवं ऋण का वित्तीयन आर्थिक सहायता एवं ऋण का वित्तीयन इसके सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है। ऋण का वित्तीयन इसके सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक 3 वर्षों में सदस्य देशों की एक विशेष बैठक होती है। 3 वर्षों में सदस्य देशों की एक विशेष बैठक होती है, जिसे पुनः पूर्ति रिप्लेसमेंट पुनः पूर्ति के नाम से जाना जाता है। पुनः पूर्ति के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से अमीर सदस्य देश संघ के कोष में अनुदान करते हैं। अमीर सदस्य देश संघ के कोष में अनुदान करते हैं। अमीर सदस्य देश संघ के कोष में अनुदान करते हैं। ये जो आपका IDA है, ये 17 सदस्य देशों द्वारा मिलकर बनाया गया। वर्तमान में 173 इसके सदस्य देश हैं। और ये किस लिए बनाया गया था? विकास के लिए। जो सदस्य कंट्री है उनको पैसा उपलब्ध कराने के लिए। और इसके पास जो पैसा आता वो कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि इसी संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा ही इसको वित्त पोषण किया जाता है। और कौन से सदस्य देश? जो अमीर हैं। पैसा कौन देता है? जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं। और पैसा देने के पीछे क्या होता है? इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल पूरे दुनिया पर, क्योंकि ये संगठन पूरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं ना। तो जो अमीर देश हैं वो इसमें पैसा उपलब्ध कराते हैं और उस पैसे को संगठन के जो गरीब देश हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो संगठन की बैठक है ये हर 3 साल पे होती है। 3 साल पे बात किया जाता है कि और कितने वित्त की आवश्यकता और कितना पैसा हमें इस कोष में जमा करना चाहिए। और वो पैसा कोष में जमा किया जाता है और फिर उसको दूसरों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है या सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट IDA मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण। IDA वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। IDA निर्धन देशों को मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। संघ द्वारा प्रायः इन देशों को
संघ द्वारा प्राय इन देशों को 25 से 40 वर्षों तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। संघ द्वारा इन देशों को 25 से 40 वर्षों के लिए ऋण या अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। काफी लॉन्ग टाइम है। 25 से 40 वर्षों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसके बदले में सदस्य देशों को केवल 0.75% की दर से 0.75% की दर से सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज, सेवा शुल्क, ओके फिर से बोल दे रहे हैं। इन देशों को 25 से 40 वर्षों का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसके बदले सदस्य देशों को केवल 0.75% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब लिखने जा रहे हैं, हाईलाइट कीजिएगा। इसी कारण आईडीए को विश्व बैंक की रियायती ऋण, इसी कारण आईडीए को विश्व बैंक की रियायती दर, इसी कारण आईडीए को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की, रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण खिड़की, अथवा उदार ऋण खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो, उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक समूह का वो कौन सा संगठन है जिसे उदार ऋण खिड़की या रियायती ऋण खिड़की कहा जाता है? कौन सा है? आईडीए। और आईडीए केवल निर्धन जो राष्ट्र है उन्हीं को ऋण उपलब्ध कराता है। और कैसा ऋण? लॉन्ग टर्म का ऋण। लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हैं, बहुत लंबा, 25 से 40 एक अच्छा खासा जीवन काल गुजर जाए इंसान का। बात समझ में आया? 25 से 40 वर्ष का ऋण दे रहा, और उसमें ब्याज कितना ले रहा है? 0.7 बहुत कम है। 0 में भी आप देख रहे हैं पॉइंट में ले रहा है, यानी कि बहुत कम नाम मात्र का ब्याज लेता है और बहुत लंबे समय के लिए दे देता है ऋण। और ये किसको देता है? जो बहुत गरीब देश हैं, ताकि वो अपना विकास कर सके। इसीलिए इसको उदार ऋण खिड़की कहा जाता है या सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। बात समझ में आ गया कि स्थापना क्यों किया गया, कब किया गया, कितने सदस्य देश हैं, क्या काम है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हेडिंग, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंग्लिश है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। और ये विश्व बैंक समूह का एक संगठन है। स्थापना कब हुआ है? 1956, पता है, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये लाइन कंफर्म नोट करेंगे, चलिए नोट ही करेंगे। IFC विश्व बैंक समूह की एक संस्था है जिसकी स्थापना IFC विश्व बैंक समूह की एक विश्व बैंक समूह की एक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई। विश्व बैंक की अन्य संस्थाओं की भांति ही इसका मुख्यालय, विश्व बैंक की अन्य संस्थाओं की भांति ही इसका मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व बैंक के अन्य संस्थाओं की भांति इसका मुख्यालय
संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक समूह के अन्य संस्थाओं की भांति इसका मुख्यालय भी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके 185 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके 185 सदस्य देश हैं और इसके आईडीए के 173। वर्तमान में आईएफसी के 185 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, आईएफसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, आईएफसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्य देशों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके लिए निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की, इसके लिए निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की, विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता, निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग, निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में आईएफसी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। वर्तमान में आईएफसी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। वर्तमान में आईएफसी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। मतलब ये बनाया किस लिए गया था कि जो सदस्य देश हैं इनके यहाँ निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए और ये पैसा वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं देंगी, बल्कि वहाँ पे जो निजी कंपनियाँ हैं उनको ये पैसा उपलब्ध कराएंगे कि वो और भी ज़्यादा कंपनियाँ लगाएं, अपनी कंपनियों का विस्तार करें, उसका क्या करें, तकनीकी उन्नयन करें, मतलब बढ़ाएं, उसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, विकास करें। तो ये किसके लिए पैसा देती है? जैसे भारत में अगर देना हो तो जितने निजी लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी और जो भी लोग हैं, इन सबको ये कंपनी ये देंगे पैसे, इनका मतलब बढ़ावा करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी। बात समझ में आए? वर्तमान में जब स्थापना हो तो इसका मेन उद्देश्य यही था। तो काफ़ी समय हो गया, अब वर्तमान में और क्या क्या इसका उद्देश्य है उस पर फोकस करना है। तो आपने लिखा है कि वर्तमान में आईएफसी के निम्नलिखित उद्देश्य। पहला पॉइंट, विकासशील सदस्य देशों की निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। विकासशील सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। विकासशील सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। और इनका दूसरा उद्देश्य है निजी क्षेत्र के पूंजी एवं प्रबंधन में, निजी क्षेत्र के पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। निजी क्षेत्र के पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी प्रधान देशों को पूंजी की कमी वाले देशों में, पूंजी प्रधान देशों को पूंजी कमी वाले देशों में, पूंजी प्रधान देशों को पूंजी कमी वाले देशों में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
प्रोत्साहित करना। पूंजी प्रधान देशों को पूंजी कमी वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। बात समझ में आया? तो अब वर्तमान में भी इनका क्या काम है? तीन। पहला तो जो भी सदस्य देश हैं, खास करके कौन से विकासशील सदस्य देशों के जो निजी क्षेत्र हैं उनको ये पैसा उपलब्ध कराएंगे उनका विस्तार करने के लिए, तकनीकी उन्नयन के लिए। दूसरा, उनकी पूंजी में और प्रबंधन में तारतम्यता बनी रहे, उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन ना हो। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा संगठन है जो विकासशील देशों में पूंजी प्रधान मतलब जो देश हैं उनको मोटिवेट करेगा ऐसे कंट्री में निवेश करने के लिए जहां पूंजी की आवश्यकता है। तो कौन करता है? आपका IFC करता है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम या IFC द्वारा, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से, विकासशील सदस्य देशों के निजी कंपनियों को ऋण उपलब्ध या ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से, निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। बॉन्ड आप लोग पढ़ चुके हैं, बॉन्ड पढ़ चुके हैं, डिवेंचर पढ़ चुके हैं और क्या पढ़े हैं? डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं और प्रतिभूतियां, सिक्योरिटी जिसको ये सब पढ़ चुके हैं। तो बॉन्ड क्या है? पैसा प्राप्त करने का एक माध्यम है, जरिया है। तो ये जो IFC है ये विकासशील देशों के जो निजी क्षेत्र हैं उनको पैसा कहाँ से उपलब्ध कराएगा? उनके लिए बॉन्ड जारी करेगा। कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में। वहाँ से पैसा प्राप्त करके IFC इनको पैसा उपलब्ध कराएगा और फिर ये लोग विकास का काम करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट, घबराइए नहीं। आजकल IFC द्वारा सदस्य देशों को, आजकल IFC द्वारा विकासशील सदस्य या IFC द्वारा सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से, सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से या प्रदान करने के उद्देश्य से वहाँ की स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाने लगे हैं। बॉन्ड जारी वहाँ की स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाने लगे हैं। वहाँ की स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाने लगे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, लगे हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड को, उदाहरण के तौर पर भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड को हाईलाइट कर लीजिएगा, मसाला बॉन्ड। भारतीय, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। उदाहरण के तौर पर भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड, भारतीय मुद्रा में जारी बॉन्ड को मसाला बॉन्ड तथा जापानी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड्स को, तथा जापानी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड्स को समुराई बॉन्ड्स कहा जाता है।
बॉन्ड्स को समुराई, जापानी मुद्रा में जारी बॉन्ड्स को समुराई बॉन्ड्स कहा जाता है। समुराई बॉन्ड्स कहा जाता है। बात समझ में आ गया? पहले तो आईएफसी अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में ही बॉन्ड्स जारी करके पैसा प्राप्त करती थी, लेकिन अब वो सदस्य देशों के स्थानीय बाजार की मुद्रा, अतः स्थानीय बाजार में जो मुद्रा चलती है उसमें भी बॉन्ड जारी करती है। उदाहरण के रूप में दो बॉन्ड आपको बताया। अगर क्वेश्चन आए कि मसाला बॉन्ड क्या है, तो आईएफसी द्वारा जारी भारत के स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, मसाला बॉन्ड। या समुराई बॉन्ड का क्या है, आईएफसी द्वारा जापान की मुद्रा में जारी बॉन्ड को समुराई बॉन्ड कहते हैं। ठीक ना, बात समझ में आए? तो अगर समझ में आया है तो भी, नहीं समझ में आए तो भी कल मुझे उत्तर चाहिए आप सभी से। ठीक, पढ़ के आइएगा, कल मिलते हैं।